हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लांट किंगडम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को याद दिला दूं बच्चों, आपने इससे पहले लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। अब लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा था तुम लोगों को याद होगा बच्चों। लिविंग वर्ल्ड नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें तुमने लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ा था। तुमने पढ़ा था कि लिविंग बींग्स क्या होते हैं, लिविंग बींग्स के डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं, लिविंग बींग्स के नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। फिर तुमने देखा था कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। फिर तुमने देखा कि ये जो लिविंग बींग्स है, उन लिविंग बींग्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया, क्या क्या प्रोसीजर इसमें कह सकते हो, क्या क्या स्टेप इसमें लिए गए थे, ठीक है। तुमको याद होगा कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ये सारी चीजें तुमने पहले चैप्टर में पढ़ रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद तुम आते हो बच्चों, जब तुमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, तो फिर तुमने देखा कि सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि आर.एच. व्हिटेकर आते हैं, और आर.एच. व्हिटेकर जो है हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स है सबको 5 किंगडम में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी लिविंग बींग्स जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उनको 5 किंगडम में यानी कि 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया जाता है आर.एच. व्हिटेकर के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने देखा उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जिसमें तुमने 5 किंगडम तुमने पढ़े थे, मोनेरा था बच्चों, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था एंड एनिमेलिया था, ठीक है। तुमने देखा था हमारे पास 5 किंगडम थे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बच्चों मोनेरा, नेक्स्ट क्या था, प्रोटिस्टा था, फिर क्या था बच्चों, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। आपको पता है मोनेरा में किसको प्लेस दिया गया था बच्चों, मोनेरा को। आपको पता है मोनेरा में हमने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को जगह दिया था। मोनेरा में सभी बैक्टीरिया, हमारे अर्थ में जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि प्रोकैरियोटिक होती हैं, आपको पता है उन बैक्टीरिया को किस में रखा गया था, मोनेरा में रखा गया था। इसमें आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा था, इसमें आपने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आपने ये सारी चीजें पढ़ लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखते हो मोनेरा, जब आपने इसमें प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिया, जब आपने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिया बच्चों, तो नेक्स्ट आपका मेंबर कौन आता है, प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा में किसको जगह दिया गया, इस प्रोटिस्टा में जगह दिया गया था यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को। यानी कि हमारे अर्थ पे देखो, तुमको पता है ना बच्चों कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी प्लेस दिया गया, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी कंसिडर किया गया है। तो हम कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है कि मतलब हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा इवोल्यूशन जो है मंकी से हुआ है, मतलब कि बंदर से ह्यूमन बना है, बंदर से हम बने हैं, तो यानी कि हमारे एंसेस्टर मंकी है, तो हम हमेशा मंकी के बाद हमारा प्लेस आएगा, ठीक है। कभी भी हम मंकी से पहले हमारा प्लेस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे अर्थ पे जो सबसे पहला लिविंग बीइंग्स आया था वो कौन आए थे बच्चों, वो मोनेराल्स आए थे, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज ही आए थे। समझ आ रही बात। इसके बाद आपके पास जब इनमें थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो उनको किस प्लेस पे रखा गया बच्चों, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। प्रोटिस्टा में आते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को किसमें प्लेस दिया गया बच्चों, प्रोटिस्टा में दिया गया, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आपको समझ में आ रहा है बच्चों, सिंगल सेल होते हैं, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है। एग्जांपल आपने पढ़ा था पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, डिनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, ये सारे मेंबर्स आपने पढ़े हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ना शुरू किया फंजाई के बारे में। फंजाई आपको पता है, फंजाई जो होती है वो एक कह सकते हो कि एक ऐसा हेलोफाइट्स होता है, ये भी फंजाई को आपको पता है, फंजाई को भी कुछ दिन मतलब कि कुछ क्लासिफिकेशन में फंजाई को प्लांटी में ही रखा गया था, लेकिन समय के साथ इवोल्यूशन, समय के साथ स्टडी जब बढ़ती गई तो लोगों को पता चला कि नहीं, फंजाई जो है वो प्लांटी का पार्ट नहीं है, प्लांटी में नहीं रख सकते, क्योंकि फंजाई जो है बच्चों वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। लेकिन प्लांटी का अपना एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लांटी किंगडम का, कि उसके पास फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करती है, उसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट फंजाई जो है वो एक तुम्हारी नॉन फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेटिक प्लांट है, इसीलिए फंजाई को हम प्लांट में ना रख के उसको एक अलग से किंगडम ही बना दिया गया था। ठीक है, तो आ जाओ फंजाई को जो है बच्चों, फंजाई में हमने मतलब हमारे अर्थ पे जितने भी फंजाई है, जितने भी फंगस है, उन सबको हमने फंजाई में रख दिया। और नेक्स्ट बच्चों, तो ये तीनों तुमने किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था। तुमने मोनेरा पढ़ लिया, तुमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, तुमने फंजाई पढ़ लिया। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? प्लांटी पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों हमारा प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांटी यानी प्लांट किंगडम कहां से आया है आपको समझ में आ रहा है? हमने पीछे जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, उन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। आज हमको प्लांट किंगडम की बात करनी है, क्योंकि हमने इससे पहले मोनेरा पढ़ लिया है, इसमें बैक्टीरिया पढ़ लिए हैं, बैक्टीरिया इसमें आपने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया सब पढ़ लिया है आपने। फिर इसके बाद तुमने बच्चों प्रोटिस्टान पढ़ लिया है, प्रोटिस्टान में तुमने क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया है, क्राइसोफाइट जिसको तुम गोल्डन एल्गी भी कहते हो। तुमने डिनोफ्लैजेलेट पढ़ लिया है बच्चों, तुमने स्लाइमोड पढ़ लिया है, तुमने यूग्लेनॉइड्स पढ़ लिए हैं, तुमने स्पोरोजोआन्स पढ़ लिए हैं, तुमने ये सारी चीजें पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो प्लांटी किंगडम। तो आज चलो बच्चों शुरू करते हैं प्लांटी किंगडम। ठीक है, ओके, आ जाओ प्लांटी किंगडम पढ़ना शुरू करते हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में तुमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में बच्चों, हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं। हमको सबसे पहले तो प्लांट किंगडम का तुमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। क्योंकि बच्चों ये बताओ, अगर तुमसे कोई पूछ दे चलो बताओ तो प्लांट किंगडम में किसको रखा गया है, क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या फीचर है प्लांट किंगडम में आने वाले मेंबर का, तो तुम क्या बताओगे? ठीक है, तो इसलिए पहले आ जाओ सीखते हैं प्लांट किंगडम। पहले हमारा जो पहला स्टेप होगा, पहला टॉपिक होगा, वो होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आ जाओ पहला हमारा टॉपिक होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या होगा बच्चों? अब देखो, जब हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया, हम समझ लिए कि हाँ प्लांट किंगडम में कौन, प्लांट किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो अब इसके बाद हम इनके क्लासिफिकेशन के मोड देखेंगे। तो यानी कि सेकंड टॉपिक जो होगा वो क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो यानी कि सेकंड टॉपिक जो होगा वो क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा। ठीक है, एंड थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा बच्चों, वो होगा हमारे, जब क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो बच्चों, जब क्लासिफिकेशन कर देंगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट, मतलब जो प्लांटी किंगडम है, उस प्लांटी किंगडम को बच्चों 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया। ठीक है, 5 डिवीजन में, जिसमें हमारा था सबसे पहले आता है बच्चों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हमने सबसे पहले शुरू करना है थैलोफाइटा, जिसमें हमको पढ़ना है एल्गी। फंजाई, थैलोफाइटा में फंजाई को भी प्लेस दिया गया, बट फंजाई क्योंकि तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया है, और फंजाई को मैंने बताया आपको कि क्योंकि जैसे ही टाइम बीता, पहले तो लोगों ने फंजाई को प्लांटी में ही रखा था, लेकिन जैसे ही टाइम बीता लोगों ने स्टडी किया, पता चला कि नहीं, फंजाई इज द नॉट द पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम। फंजाई जो है वो प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है। फंजाई जो है एक कह सकते हो कि एक हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसमें होता है। ठीक है, और प्लांटी किंगडम का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। फंजाई को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, फंजाई को इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है केवल किसको बच्चों? एल्गी को। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ना है एल्गी, फिर इसके बाद हमको पढ़ना है बच्चों, इसके बाद हमको पढ़ना है ब्रायोफाइट, इसके बाद हमको पढ़ना है ब्रायोफाइटा, इसके बाद हमको पढ़ना है बच्चों, इसके बाद हमको पढ़ना है टेरिडोफाइटा, इसके बाद हमको पढ़ना है, क्या है भाई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टेरिडोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बाद आएगा आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने इतने टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलो बच्चों शुरू किया जाता है हमारा पहला टॉपिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, चलो
बच्चों तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक का प्लांट किंगडम शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बच्चों? सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक कि हमारे अर्थ पे जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक इट मीन्स they show autotropic, they show autotropic nutrition, autotropic mode of nutrition। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या पढ़ना शुरू किया? हमने शुरू किया कि प्लांट किंगडम में जो आने वाले मेंबर होते हैं वो सारे फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं। तो अब मुझे बताना कि क्या फंजाई फोटोसिंथेसिस करता है? फंजाई तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता है। तो जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, जब उसके पास फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी ही नहीं है, तो उसको प्लांट किंगडम में तो हम रख ही नहीं सकते। इसीलिए बच्चों यहाँ पर फंजाई को हमने प्लेस नहीं दिया है, ठीक है। तो चलो पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक तुमने देख लिया क्या कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बच्चों? सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा प्लांट किंगडम का? ठीक है, चलो आ जाओ। प्लांट जो होते हैं, अब प्लांट जो होते हैं जनरली प्लांट किंगडम के मेंबर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कुछ एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जनरली प्लांट आर मल्टी सेलुलर, जनरली ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बट सम एल्गी, बट कुछ एल्गी जो होती हैं बच्चों, बट सम एल्गी इज, सम एल्गीज आर यूनिसेलुलर। अब एग्जांपल बताओगे आप लोग, चलो बताओ जल्दी से। यूनिसेलुलर एल्गी कौन होंगे? तो यूनिसेलुलर एल्गी आपने नाम सुना होगा बच्चों, क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना होगा तुमने, क्लोरेला का नाम सुना होगा। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे सिंगल, मतलब कि सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास तुम्हारा सिंगल सेल, ठीक है। चलो, तो इस तरह से तुमने दो कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। अब इसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? इसके बाद अब तुमने पढ़ा है बच्चों कि जो प्लांट की सेल होती है, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के पास बड़े वैक्यूल होते हैं, लार्ज वैक्यूल होते हैं। प्लांट सेल के पास बच्चों सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यानी कि सेल वॉल भी कैरेक्टरिस्टिक होगा किसका बच्चों? प्लांट किंगडम का। इसके साथ साथ लार्ज वैक्यूल भी किसका कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों? प्लांट किंगडम का। अब मुझे बताओ प्लांट किंगडम में वैक्यूल लार्ज क्यों होते हैं? तुमको पता है बच्चों कि वैक्यूल का काम क्या होता है? वैक्यूल को शायद हम डस्टबिन ऑफ सेल कहते हैं, पता है आपको? यस, जो वैक्यूल होता है बच्चों, वैक्यूल को हम डस्टबिन ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल के अंदर जो भी वेस्ट होता है, जैसे प्लांट सेल है, प्लांट के सेल के अंदर जो भी वेस्ट बनते हैं, जो भी एक्स्ट्रा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो वेस्ट है, वो सारे उसके अंदर स्टोर होते हैं। वाटर भी स्टोर होता है, एक्स्ट्रा वाटर है तो वो भी स्टोर होता है। तो यानी कि जो भी वेस्ट है उनको स्टोर कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डस्टबिन ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि एनिमल सेल में हमारे जो वेस्ट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, जैसे हमारे पास बच्चों रेक्टम है, जो स्टोर करते हैं हमारे वेस्ट को, इसलिए हमको जरूरत नहीं है वैक्यूल की, ठीक है। हमारे पास डेवलप ऑर्गन होते हैं इन सब प्रोसेस के लिए, बट इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता है इसको कह सकते हो स्टोर करने के लिए, इसलिए इनके पास वैक्यूल इनका काम करता है। इसलिए वैक्यूल को डस्टबिन ऑफ सेल कहते हैं। और बड़े वैक्यूल का प्रेजेंट होना किसका कैरेक्टरिस्टिक है? प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल में वैक्यूल या तो नहीं होते हैं या फिर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके दिख रहे हैं किसके हैं बच्चों? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको प्लांट किंगडम के दिख रहे हैं। क्या हमें बात समझ में आई? चलो ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ना शुरू किया? हमने शुरू किया प्लांट किंगडम पढ़ना। हमने देखा बच्चों कि जो प्लांट किंगडम है, हमने देखा कि ये जो प्लांट किंगडम है, इस प्लांट किंगडम में आने वाले जो मेंबर हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा? हमने देखा कि सभी प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, मतलब ऑल प्लांट
प्लांट कह सकते हो कि आर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब सभी प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो होते हैं इनके पास बड़े वैक्यूल होते हैं, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का प्रेजेंट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट किंगडम का। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, बट प्लांट में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद तुमने देखा कि ये जो होते हैं ये जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कुछ इसके मेंबर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। चलो, इनकी बॉडी जो होती है कुछ में थैलो, जैसे कि इनकी बॉडी जनरली लीफ स्टेम रूट में डिवाइड होती है, बट कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है। जैसे कि तुम एल्गी की बात करो, एल्गी के पास रूट स्टेम लीफ नहीं होता है, मतलब कि थैलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और टेरिडोफाइटा से बच्चों हमारे पास डेवलप रूट स्टेम लीफ आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है आपके प्लांट के, आपको समझ आए, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसको क्या बताया था मैंने नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्लांट का क्लासिफिकेशन सिस्टम अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बच्चों किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है हमको उसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, हमारे इस कह सकते हो कि जो क्लासिफिकेशन किया गया वो 3 सिस्टम में किया गया था हमारे पूरे लिविंग बीइंग्स का, ठीक है। आ जाओ, अब कौन कौन से साइंटिस्ट कौन कौन सा क्लासिफिकेशन को कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम को कंसीडर किए थे वो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। आ जाओ, 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम आए सामने, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन आया हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड सिस्टम जो आया वो आया आपका बच्चों फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे इस कह सकते हो कि लिविंग बीइंग का जो क्लासिफिकेशन किया गया ये बच्चों केवल प्लांट का नहीं है, ये सभी लिविंग बीइंग का है, बट हम प्लांट के बाद हम यहाँ पर प्लांट के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चों वो इन 3 सिस्टम में किया गया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है बच्चों, सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम, व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। अब देखो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया, देखो इसमें जो है कुछ साइंटिस्ट आते हैं और इन्होंने बच्चों इन्होंने प्लांट को उनके मॉर्फोलॉजी, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि बच्चों एक्सटर्नल कैरेक्टर मतलब क्या, जिस कैरेक्टर को तुम देख पाते हो यानी फिजिकल अपीयरेंस को, एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखकर जब किसी का क्लासिफिकेशन किया जाता है बच्चों तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। जैसे कि इसको किया था आपने एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस एंड कार्नस लिनियस। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन और आपके कार्नस लिनियस का क्लासिफिकेशन किस तरह का क्लासिफिकेशन था बच्चों, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। उन्होंने केवल प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है बच्चों, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। जैसे किसी का कलर, बॉडी कलर देख के क्लासिफाइड कर दिया, जैसे किसी की हाइट देखकर क्लासिफाइड कर दिया,
ठीक है, हाइट देकर क्लासिफाइड कर दिया, कलर देख के क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हाइट है, कलर है, इन सबको तुम देख पाते हो, ठीक है। तो ऐसे इन सबको देख के जब तुम क्लासिफिकेशन करते हो तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, जिसको किया था आपके 3 साइंटिस्ट थे। तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना बच्चों, क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था। जिसमें आपने सबसे पहले नाम लिखना है किसका बच्चों, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का आपने नाम सुना होगा, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ठीक है। ये जूलॉजी के भी फादर हैं, बायोलॉजी के भी फादर है। एरिस्टोटल ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था, ठीक है। फिर सेकंड साइंटिस्ट आते हैं आपके थियोफ्रेस्टस। हु इज थियोफ्रेस्टस? थियोफ्रेस्टस कौन है बच्चों? तो हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। ये इन्होंने जिन्होंने सबसे पहले प्लांट की कह सकते हो 100 स्पीशीज को स्टडी किया था, ठीक है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टस एंड एरिस्टोटल जो है ये आपके आर्टिफिशियल सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम के पार्ट है। और थर्ड आपके साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है आपका कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस भी आपके जो है ये क्या है बच्चों, ये आपके आर्टिफिशियल सिस्टम मतलब करने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों कि आखिर में मैम एरिस्टोटल ने, थियोफ्रेस्टस ने और कैरोलस लिनियस ने उन्होंने किस तरह का क्लासिफिकेशन किया था, वो क्लासिफिकेशन क्या किया था, ठीक है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं। आ जाओ, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन की, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन की। एरिस्टोटल ने क्या किया था बच्चों, एरिस्टोटल ने प्लांट की कह सकते हो ना हाइट के बेसिस पे, प्लांट की हाइट के बेसिस पे उन्होंने प्लांट को क्लासिफाइड किया था। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि अच्छा कुछ प्लांट बड़े छोटे छोटे हैं और कुछ प्लांट बहुत बड़े बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा छोटे प्लांट को एक कैटेगरी में कर दो, बड़े प्लांट को एक कैटेगरी में कर दो, और जो मीडियम साइज के उनको एक कैटेगरी में कर दो। तो इस तरह से बच्चों एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया था वो उनके हाइट के बेसिस पे किया था, मतलब प्लांट की लेंथ के बेसिस पे किया था, ठीक है। जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा थी उसको ट्री बोला, ट्री की कैटेगरी में रखा। जिसकी जो साइज थी वो 1 मीटर से लेस देन 1 मीटर थी, मतलब 1 मीटर से छोटी थी, उनको हर्ब्स बोला। एंड जिनकी साइज जो थी वो 1 मीटर से ज्यादा और 3-4 मीटर से कम होती थी उनको बच्चों श्रब बोला गया, ठीक है। इस तरह से एरिस्टोटल ने हाइट के बेसिस पे बच्चों, लेंथ की बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे इन्होंने प्लांट को क्लासिफाइड किया, ठीक है। इन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में बच्चों डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरी? सबसे पहले आपकी आई हर्ब्स, ठीक है। फिर आए श्रब, ठीक है। और फिर आए ट्रीज, ठीक है। इस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब ये किसने किया था बच्चों? सबसे पहले एरिस्टोटल ने, ठीक है। एरिस्टोटल ने हर्ब्स कौन होते हैं बच्चों? जिनकी हाइट जो होती है 1 मीटर से छोटी होती है। जैसे आपने स्पाइनिक देखा है, जैसे आपने कोरिएंडर की बात करो, जैसे आपने एलियम सेपा यानी प्याज की बात करो, अनियन की बात करो, जैसे कुरकुमा डोमेस्टिका यानी कि हल्दी की बात करो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये सारे आपके हर्ब्स होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम श्रब की। श्रब क्या होते हैं बच्चों? जिनकी हाइट जो होती है 1 मीटर से ज्यादा होती है और 3-4 मीटर से कम होती है, मतलब अंदर कह सकते हो कि 3 या 4 मीटर होती है। उनको हम कहते हैं क्या? उनको श्रब कहते हैं। जैसे रोज हो गया आपका, रोजा इंडिका, जैसे आपका मेहंदी हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके श्रब में आते हैं। एंड ट्री क्या होते हैं ये सब जानते हैं। ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका हो गया, जैसे तुम्हारे नीम हो गया, जैसे ये सारे प्लांट जो होते हैं वो आपके ट्रीज में आते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन इन्होंने किस बेसिस पे किया था बच्चों? लेंथ के बेसिस पे। अब मुझे बताओ तो लेंथ के बेसिस पे किया था तो लेंथ तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है कि नहीं? तुम्हारा लेंथ जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एरिस्टोटल ने पहले क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन प्लांट का इन्होंने किया था, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका क्या नाम होता है? जिनका नाम होता है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम होता है बच्चों? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं आपके थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस साहब क्या करते हैं बच्चों? थियोफ्रेस्टस साहब ये करते हैं कि इन्होंने एरिस्टोटल के ही क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी नहीं बल्कि एक और नई कैटेगरी बना देते हैं, यानी कि प्लांट को 4 कैटेगरी यानी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जिसमें उन्होंने प्लांट की 4 कैटेगरी बनाते हैं, जिसमें पहला आता है आपका हर्ब्स, सेकंड आता है आपका श्रब, और नेक्स्ट आता है अंडर श्रब, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अंडर श्रब और थर्ड आता है आपका ट्री।
ठीक है। इस तरह से थियोफ्रेस्टस ने बच्चों 4 कैटेगरी बना देते हैं। इसके साथ साथ थियोफ्रेस्टस ने एक और टर्म देते हैं, एनुअल, बायएनुअल एंड पेरेनियल टर्म भी इन्होंने ही दिया है। मतलब कि प्लांट जो होते हैं वो एनुअल, कुछ प्लांट एनुअल होते हैं, कुछ प्लांट बायएनुअल होते हैं और कुछ प्लांट पेरेनियल होते हैं। ये भी किसने बताया? ये थियोफ्रेस्टस ने बताया। तो इस तरह से थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम बच्चों याद रख लेना, हिस्टोरिका प्लांटेरम। इनकी बुक का नाम याद रख लेना बच्चों, हिस्टोरिका प्लांटेरम। इनकी बुक पूछता है, ठीक है। तो इस तरह से तुमने थियोफ्रेस्टस की भी कहानी देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से तुमने एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आते हैं बच्चों? थर्ड आपके तीसरे साइंटिस्ट कौन थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस आते हैं और कैरोलस लिनियस साहब क्या करते हैं? उन्होंने प्लांट के बच्चों, उन्होंने प्लांट का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो प्लांट के कह सकते हो ना कि स्टमिन के बेसिस पे करते हैं। स्टमिन बोले तो उसका स्टमिन क्या होता है? आपको पता है ना कि प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टमिन, जिसके स्टमिन के एंथर एंड फिलामेंट 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो आपके आते हैं कैरोलस लिनियस क्या करते हैं बच्चों? आ जाओ देखते हैं। कैरोलस कैरोलस लिनियस साहब क्या करते हैं? इन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टमिन, स्टमिन के बेसिस पर। अब स्टमिन क्या होते हैं? अगर तुमने फूल का स्ट्रक्चर बनाया होगा बच्चों, अगर तुमने फूल का स्ट्रक्चर तो बहुत बनाया होगा, अपने क्लास 10th में बनाया होगा, ठीक है। जैसे हमने फूल का स्ट्रक्चर बनाया, रुक जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे फूल का स्ट्रक्चर बना दो। ये देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर तो बहुत देखा होगा तुम लोगों ने बच्चों, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ये देखो, इसको क्या कहते हो? ये तुम्हारा कैलिक्स है, ये तुम्हारा कैलिक्स है, ये तुम्हारा कोरोला है, ये तुम्हारा कोरोला है बच्चों। अच्छा अब ये मत कहना मैम कैलिक्स, मैंने तो सेपल पढ़ा है बच्चों। ग्रुप ऑफ सेपल ही कैलिक्स होता है, ठीक है। जैसे कैलिक्स ये पूरे ग्रुप की बात की जा रही है, अगर इसके एक पार्ट की बात की जाए, जैसे अगर इसको मैं निकाल के ये देखूं, देखो इसके एक पार्ट को तुम बोलोगे क्या? सेपल। एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज कैलिक्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहते हो बच्चों? कैलिक्स कहते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, कोरोला की बात किया तुमने, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो थर्ड तुमको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ब्लू वाला, इसी को कहते हो स्टमेन। क्या कहते हो बच्चों? स्टमेन। स्टमेन, ग्रुप ऑफ स्टमेन इज एंडोसियम। एंडोसियम यानी स्टमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा मैम, यानी कि कैरोलस लिनियस ने स्टमेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टमेन के बेसिस पे किया था, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि चलो बताओ सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो क्या बताओगे? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन आपके कैरोलस लिनियस ने किया था। अब क्योंकि इन्होंने स्टमेन के स्ट्रक्चर को देखे, अच्छा स्टमेन ऐसा है, अच्छा स्टमेन ऐसा है, इसका स्टमेन बड़ा है, इसका स्टमेन छोटा है, इसके स्टमेन का अरेंजमेंट इस तरह से, इसके स्टमेन का अरेंजमेंट इस तरह से, तो इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने सभी प्लांट को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था, यानी 24 क्लास में उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था। किसने बच्चों? आपके कैरोलस लिनियस ने। इसलिए कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, आपने देखा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आपने क्या देखा बच्चों? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि जितने भी हमारे अर्थ पे जो प्लांट है उनको उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे यानी उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको कह सकते हो कि डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जिसमें तुमने देखा कि थियोफ्रेस्टस ने डिवाइड किया था, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था कि 4 कैटेगरी बना दिया था, और आपके एरिस्टोटल ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब
सब एंट्री और थियोफ्रेस्टस में उसी में एक अंडर श्रब एक और कैटेगरी लेके आते हैं। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे अंडर श्रब का एग्जांपल बता दो तो तुम बता सकते हो बच्चों, जैसे तुमने क्राइसेंथेमम नाम सुना होगा, तुमने तुमने अजवाइन का नाम सुना है, अजवाइन हो गया तुम्हारे, लेवेंडर हो गया, ये सारे तुम्हारे मेंबर होते हैं किसके, अंडर श्रब के। ठीक है, फिर तुमने बच्चों कैरोलस लिनियस की कहानी शुरू की, तुमने देखा कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने स्टमेन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। चलो आ जाओ, अब हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन आ जाओ। प्लांट किंगडम का नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने किया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन पहले तो होता क्या है, तुम देख रहे हो कि किसी का फिजिकल, किसी का मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल कैरेक्टर देख के हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, तो ये क्लासिफिकेशन कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसको क्या कर दिया, इसको रॉन्ग बोला। ठीक है, क्योंकि केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर देख के हम किसी को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, बस उनके स्टेम वुडी होते हैं, मतलब कि वो ट्रीज के कैटेगरी में रखे जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, मतलब जिनकी हाइट 1 मीटर से ज्यादा होती है, बट फिर भी उनको हर्ब्स में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो कैरेक्टर, इनका जो कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन था, इसको गलत प्रूफ किया गया। इसके बाद आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन आता है, और नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था आपके, बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था आपका बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना बच्चों, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर ने सबसे पहले, सबसे कह सकते हो कि बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो क्या बताओगे, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर की बुक का नाम बच्चों याद रख लेना, बेंथम एंड हुकर की बुक का नाम याद रख लेना, जिनरा प्लांटेरम, जिनरा प्लांटेरम। ठीक है, जेनरा प्लांटेरम। ठीक है, इनकी बुक का नाम जेनरा प्लांटेरम, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे किया था, ये किया गया था प्लांट के बच्चों, प्लांट के कह सकते हो अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे। ठीक है, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे, उसके सेल वॉल के बेसिस पे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन, मतलब कह सकते हो कि किसी भी प्लांट के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, उसके एम्ब्रियो के बेसिस पे, एम्ब्रियो को भी इसमें, एम्ब्रियो को भी ऐड किया गया था। ठीक है, एम्ब्रियो के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने किया था, आपके बेंथम एंड हुकर ने किया था। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ओके, आ जाओ आगे देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन ना किसका, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने, तुमने देखा इन्होंने क्या बेसिस बनाया, प्लांट का उनके सेल का स्ट्रक्चर, उनका सेल का स्ट्रक्चर, उनके न्यूक्लियस का, उनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उनके एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने बच्चों हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट होते हैं, जो सीड, जैसे सीडलिंग प्लांट होते हैं, सीडलिंग प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जिनके पास सीड होता है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी सीड वाले प्लांट थे बच्चों, उनको स्पर्मेटोफाइटा में रखा। किस में रखा बच्चों, उनको एक डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में रखा। यानी कि इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, मैंने बताया ना बच्चों, इन्होंने एम्ब्रियो के बेसिस पे किया था। ठीक है, तो इन्होंने लिया क्या, उन्होंने जितने भी प्लांट है हमारे अर्थ पे, प्लांट है, इन प्लांट को स्पर्मेटोफाइटा में, स्पर्मेटो, कौन से प्लांट को लिया था, सीड विथ प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके पास क्या होती है, सीड होती है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे प्लांट को लिया जिनके पास सीड होती है, सीड वाले प्लांट को इन्होंने एक डिवीजन में रखा, एक डिवीजन में रखा, डिवीजन आप समझते हो ना,
ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा में रखा। और फिर इस स्पर्मेटोफाइटा को, स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है बच्चों, ऐसे प्लांट जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म का मतलब क्या होता है, स्पर्म का मतलब होता है सीड, एंड फाइटा का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है, उनको स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन में रखते हैं। ठीक है, इस स्पर्मेटोफाइटा को बच्चों तीन क्लास में डिवाइड किया, इस स्पर्मेटोफाइटा को तीन क्लास में डिवाइड किया, किसने बच्चों, बेंथम एंड हुकर ने। अब कौन सा तीन क्लास आया बच्चों, सबसे पहले आपका क्लास आता है डाइकोटिलेडन, ठीक है, डाइकॉट, ठीक है, एंड सेकेंड आपका जो क्लास आता है बच्चों वो आता है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म, एंड थर्ड क्लास आता है आपका मोनोकॉट, मोनोकॉटलेडनी, डाइकॉटलेडनी, जिम्नोस्पर्मी, तुम जो बोलना चाहो बोल सकते हो, शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि बेंथम एंड हुकर ने प्लांट का नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था, मतलब प्लांट के नेचुरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, उनके एम्ब्रियो के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने ऐसे प्लांट को अपनी क्लासिफिकेशन में, उन्होंने ऐसे प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जिन प्लांट के पास सीड होता था, ठीक है, ऐसे जो सीड वाले प्लांट थे बच्चों, उन प्लांट को उन्होंने एक डिवीजन में रखा, स्पर्मेटोफाइटा में, ठीक है, और स्पर्मेटोफाइटा को फिर तीन क्लास में डिवाइड किया, जिसमें डाइकॉटलेडन, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन, अब तुमको पता है डाइकॉट क्या होते हैं, मोनोकॉट क्या होते हैं और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, क्या तुमको पता है डाइकॉट, मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? अच्छा, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ये डाइकॉट, डाई, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डाइकॉट में वो मेंबर आते हैं जिनके सिर में दो कॉटलिडन्स होते हैं, ठीक है, डाइकॉट में जिनमें दो कॉटलिडन्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट जिनके नेक्ड सीड होते हैं, कैसे सीड होते हैं, नेकेड, ठीक है, मतलब नेकेड का मतलब जिनके बीच, जिनके सिर पर कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, और डाइकॉट जिसमें दो कॉटलिडन होते हैं, ठीक है, और मोनोकॉट क्या होते हैं बच्चों, सिंगल कॉटलिडन वाले होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, इनका जो क्लासिफिकेशन था बेंथम एंड हुकर का बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन तो था, ठीक है, बट फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको रॉन्ग प्रूफ किया गया, क्योंकि बच्चों इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था इसमें उन्होंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड नहीं किया था। क्या बात समझ में आ रही है, इसमें इन्होंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड नहीं किया था, इसमें उन्होंने डायरेक्ट बस ऐसे ही क्लासिफिकेशन कर दिया, उसके उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने मतलब कह सकते हो क्लासिफिकेशन तो कर दिया, बट इन्होंने बच्चों, इन्होंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो मतलब कि कह सकते हो रॉन्ग प्रूफ हुआ। क्यों, क्योंकि वही इन्होंने, देखो क्यों इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है, मैंने तुमको बताया, मैंने शुरू में ही तुमको बताया बच्चों कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड करने का मतलब क्या है कि देखो किसका डेवलपमेंट किससे हुआ, जैसे हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यानी डाइकॉट के बाद हमने जिम्नोस्पर्म को रखा है, यानी डाइकॉट से जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ है, और मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म से फिर मोनोकॉट का डेवलपमेंट हुआ है। ये तो गलत है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बच्चों इनके सिर नेक्ड होते हैं, जबकि डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों के सिर जो होते हैं उनके पास कवरिंग होती है। ये दोनों वेल डेवलप प्लांट होते हैं, ये दोनों वेल डेवलप प्लांट होते हैं, यानी इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो इसके बाद हुआ है, ठीक है, तो यानी इसका करेक्ट जो सीक्वेंस होता है वो होता है तुम्हारे पास, सबसे पहले हमारे अर्थ पे आए हैं, उससे पहले जिम्नोस्पर्म आए हैं, एंड जिम्नोस्पर्म से तुम्हारा डाइकॉट आया है, एंड डाइकॉट से तुम्हारे पास मोनोकॉट आया है। क्या बात समझ में आ रही है, ये तुम्हारा करेक्ट सीक्वेंस है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे, यानी फाइलोजेनी के बेसिस पे। इन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया था, इसलिए इनका नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था बच्चों वो रॉन्ग प्रूफ हो गया था, ठीक है, तो इस तरह से हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट होता है। चलो बच्चों, आज हमने क्या क्या चीजें सीखी, हमने प्लांट किंगडम पढ़ना शुरू किया, हमने देखा कि जो प्लांट किंगडम के जो मेंबर होते हैं उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हमने देखा कि हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये जो प्लांट होते हैं बच्चों इनके ये जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट इसके कुछ मेंबर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे सम एल्गी, कुछ एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है। फिर इसके बाद तुमने देखा कि इनकी बॉडी जो होती है रूट स्टेम लीफ में जनरली
डिवाइड होती है, बट कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, जैसे कुछ एल्गी होती है जिनकी बॉडी जो होती है वो थाइलॉइड होती है, ठीक है। तो फिर तुमने देखा कि ये जो होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं, इनके पास इनकी सेल जो होती है, सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है, जनरली सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, कुछ में सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर तुमने देखा इनके पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर के बेसिस पे तुमने क्या किया बच्चों, क्लास प्लांट किंगडम का जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। इसके बाद हमने शुरू किया कि इन प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। फिर तुमने देखा, इसमें तुमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, हमारे पास 3 तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसमें हमारे अर्थ पे जो 3 तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इसमें आपने देखा सबसे पहला आपने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है बच्चों, जिसमें किसी भी कैरेक्टर के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। जिसमें आपने देखा एरिस्टोटल थे, थियोफ्रेस्टस थे एंड कार्नस लिनियस थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि फिर उसके बाद आपने बच्चों नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू किया। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या कहता है, किसी भी प्लांट के उसके कह सकते हो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन करते हैं, वो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। इसको किया था आपके बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर की बुक जर्नल प्लांटेरम में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है प्लांट का। उन्होंने ऐसे प्लांट का क्लासिफिकेशन किया है जिस प्लांट के पास सीड होता था, मतलब सीडलिंग प्लांट को उन्होंने क्लासिफाइड किया था। एक डिवीजन में स्पर्मेटोफाइटा में प्लेस दिया। स्पर्मेटोफाइटा को फिर 3 क्लास में डिवाइड किया, जिसमें डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट को रखा, ठीक है। क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन, इसके डिमेरिट सामने आ गए, इसके मेरिट्स भी है। मेरिट्स क्या है कि इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर को मतलब ऐड किया था, इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर को ऐड किया था, और ये एक स्टेबल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर जो होता है ना, जब किसी के फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना बच्चों, तो फ्लोरल कैरेक्टर जो होता है वो क्योंकि आपको पता है ना कि प्लांट का जो फूल होता है, वो फूल प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं, जबकि वेजिटेटिव जो ऑर्गन होते हैं, जैसे वेजिटेटिव जो होते हैं, जैसे प्लांट की रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीफ हो गई, वो जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है, वो चेंज हो जाती है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है। बट फूल जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर को भी ऐड किया था, इसलिए इनका मोर स्टेबल क्लासिफिकेशन था। बट क्योंकि इन्होंने फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसीडर नहीं किया था, जिसकी वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन है वो मतलब कि गलत प्रूफ हो गया था, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट और मोस्ट कह सकते हो एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन आता है, वो आता है आपका फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन जिसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इसमें एक्लर है, हचिंसन है, ठीक है। ये सारे साइंटिस्ट मिलकर करते हैं फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। और फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बच्चों हमारे पास आता है। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको, आ जाओ देख लेते हैं फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, इसमें साइंटिस्ट का नाम, एक्लर का नाम याद रख लेना बच्चों, ठीक है। एक्लर का नाम याद रख लेना, ठीक है। इन्होंने क्या किया बच्चों, इसमें उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस मतलब सॉरी उनके कह सकते हो कि फाइलोजेनी हिस्ट्री यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। चलो आ जाओ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्लर ने क्या किया बच्चों, मतलब फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। अच्छा एक और चीज मैं तुमको बता दूं, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन को क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें क्या करते हैं बच्चों हमारे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया था, इसमें सभी प्लांट को, सभी हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, सभी प्लांट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक कैटेगरी आई, दो दो देखो प्लांट क्या किंगडम है ना बच्चों, तो किंगडम को डिवाइड किया 2 सब किंगडम में, 2 सब किंगडम में, ठीक है। पहला सब किंगडम, पहला क्रिप्टोगैमस एंड सेकंड फेनरोगैमस। चलो देखो क्या कहता है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, क्या कहता है बच्चों, इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें सभी प्लांट को, हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं उनको 2 कह सकते हो कि सब किंगडम में डिवाइड किया, पहला क्रिप्टोगैमस एंड सेकंड फेनरोगैमी, ठीक है। क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी बच्चों, क्रिप्टोगैमी में ऐसे प्लांट को रखा गया जिनके पास फ्लावर नहीं होते, मतलब विदाउट फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है।
विदाउट फ्लावर, मतलब ऐसे प्लांट जिनके पास फूल नहीं होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया, क्रिप्टोगैमस में। और ऐसे प्लांट जिनके पास फूल होते हैं यानी विथ फ्लावर, ठीक है, जिनके पास फ्लावर होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया बच्चों, फेनोगैमस में। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब क्रिप्टोगैमस में बच्चों, क्रिप्टोगैमस हमारा जो सब किंगडम है इसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब वो 3 डिवीजन कौन कौन से बच्चों, देखो आ जाओ, ये 3 डिवीजन जिसमें आपका आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, ये 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाओ नेक्स्ट, फेनोगैमस क्या होता है बच्चों, फेनोगैमस जिसमें फ्लावर होते हैं या फिर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक और चीज ये भी ध्यान रख लेना बच्चों, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें फूल होते हैं या जिसमें फूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको फेनोगैमस में रखते हैं, ठीक है। अब फेनोगैमस के फेनोगैमस को बच्चों 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया, ठीक है। कौन कौन सा, एक आया तुम्हारे पास जिम्नोस्पर्म, एक आया तुम्हारे पास जिम्नोस्पर्म और एक आया तुम्हारे पास बच्चों एंजियोस्पर्म। और इस तरह से हमारे पास फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन हमारे सामने आ गया। अब इसको मैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे फाइलोजेनी कह सकते हो कि कंसीडर करके अगर इनको मैं अरेंज करती हूं तो हम कहते हैं कि हमारे पास देखो, प्लांट्स को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया ऑन द फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है, क्रिप्टोगैमस एंड फेनोगैमस। क्रिप्टोगैमस ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास फूल नहीं होते, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी आती है, मतलब 3 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइट्स कौन होते हैं बच्चों, एल्गी, यानी कि एल्गी के पास फूल तो नहीं होते, तुमको पता है एल्गी के पास रूट स्टेम लीफ ही नहीं होती, यानी कि वो थैलॉइड बॉडी होता है। जब थैलॉइड बॉडी है तो लीफ, उसके पास फ्लावर कहां से आएंगे, ठीक है। ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, थैलोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप है ब्रायोफाइटा, इसके पास भी फ्लावर नहीं है। ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप है टेरिडोफाइटा, बट इसके पास भी फूल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों जो है क्रिप्टोगैमस के पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेनोगैमस की। अब देखो, टेरिडोफाइटा से फिर डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा फेनोगैमस का, जिस फेनोगैमस में सबसे पहले कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म जो होता है बच्चों, इस जिम्नोस्पर्म के पास डेवलप फ्लावर नहीं होते हैं, इसके पास फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इसके पास एक डेवलप फूल नहीं होता बट फूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा था कि फेनोगैमस में वो मेंबर आते हैं जिनमें फूल प्रेजेंट होता है या फूल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर तुमने देखा एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास डेवलप मेच्योर, मतलब कह सकते हो कि डेवलप फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको तुम लोग इसको अरेंज कर सकते हो, इसको तुम बच्चों अरेंज कर सकते हो कैसे, हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन आया, थैलोफाइटा आया, ठीक है, थैलोफाइटा। इसके बाद कौन आया बच्चों, ब्रायोफाइटा आया। इसके बाद कौन आया, ब्रायोफाइटा। इसके बाद कौन आया, टेरिडोफाइटा आया। इसके बाद कौन आया बच्चों, जिम्नोस्पर्म। और इसके बाद कौन आया, एंजियो स्पर्म, ठीक है। तो थैलोफाइटा में कौन आती है, थैलोफाइटा का मेंबर कौन है बच्चों, एग्जांपल बता सकते हैं क्या आप लोग, थैलोफाइटा के मेंबर जैसे एल्गी, मतलब थैलोफाइटा में वो मेंबर आते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड बॉडी का मतलब जिसमें रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, मतलब जिसके रूट स्टेम लीफ, जिसको तुम देख के बता ही नहीं सकते कि कौन रूट है कौन स्टेम है कौन लीफ है। क्या बताओ, तुमने एल्गी देखा है, तुम लोगों ने बच्चों देखा ही होगा, जैसे तुमने देखा है बारिश जब होती है तो नल के पास ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है, वो ग्रीन ग्रीन सा जो तुमको दिख रहा है वही एल्गी होती है। तो वो एल्गी जो होती है उसमें तुम बता पाते हो कि कौन रूट है कौन स्टेम है कौन लीफ है, नहीं बता पाते हो, यानी वो थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड बॉडी जो होती है बच्चों, थैलॉइड बॉडी है तो थैलोफाइटा में रखा जाएगा, नाम से समझ में आ रहा है, थैलो मतलब थैलस लाइक बॉडी, फाइटा मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जिनकी थैलस बॉडी होती है उनको किसमें रखा गया, थैलोफाइटा में, एग्जांपल एल्गी। और यही एल्गी अब इसके बाद हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में कौन आते हैं बच्चों, अब देखो जब थैलोफाइटा से थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, ब्रायोफाइटा में देखो इसकी बॉडी कैसी है, थैलोइड बॉडी है, इसकी बॉडी कैसी है बच्चों, थैलोइड बॉडी है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो थैलोइड बॉडी में जब थोड़ा सा इवोल्यूशन शुरू होता है, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जब डेवलप होने लगते हैं तो वो किसमें आ जाता है बच्चों, ब्रायोफाइटा में। यानी ब्रायोफाइटा के जो मेंबर होते हैं बच्चों, ये थैलोफाइट से थोड़े से डेवलप होते हैं, इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर,
रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बट इन दोनों में बच्चों वैस्कुलर बंडल नहीं होता। वैस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम इन दोनों में नहीं होता है। ठीक है, तो ये थैलोफाइटा से डेवलप है थोड़ा सा ब्रायोफाइटा। आपको समझ आ रहा है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसे ऐड की गई है? ठीक है, इसके बाद अब देखो इवोल्यूशन कैसे होता है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब ब्रायोफाइटा के बाद कौन आएगा बच्चों? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में क्या होगा? अब टेरिडोफाइटा में तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना कि मैम इसके पास रूट स्टेम लीफ नहीं था, इसके में उसकी तरह स्ट्रक्चर आ गया, तो यानी टेरिडोफाइटा में एग्जैक्ट रूट स्टेम लीफ आ गया होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, इसमें रूट स्टेम एंड लीफ ये दोनों जो है, ये तीनों जो है वो डेवलप हो गए। मतलब इसमें रूट स्टेम लीफ जो है, बॉडी जो है रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट हो गई है, मतलब डिवाइड हो गई है। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों इस टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर बंडल भी आ गया है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम भी यहाँ पे डेवलप हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कौन बच्चों? जिम्नोस्पर्म। इस जिम्नोस्पर्म के पास, जब जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म भी जो है ये कह सकते हो कि तुम्हारा सेकंड डेवलप प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें रूट स्टेम लीफ तो डिवाइड है ही। ठीक है, इसके वो लकड़ी, इसकी जो स्टेम होती है वो वुडी हो जाती है, मतलब इसमें लकड़ियां होने लगती है। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम जो है वो थोड़ा सा कह सकते हो कि नहीं, जाइलम फ्लोएम तो वैसे ही है जैसे टेरिडोफाइटा में होते हैं। इसके पास फूल जैसा स्ट्रक्चर यानी फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है इस जिम्नोस्पर्म के पास। तो इसके पास क्या हो गया? फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके साथ साथ बच्चों इसमें सीड फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊंगी तुमको, सीड फॉर्मेशन, सबसे पहले सीड किसमें बनता है बच्चों? जिम्नोस्पर्म में बनता है। लेकिन एक नीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि सीड बिहेवियर किसमें आया है? सबसे पहले सीड फॉर्मेशन किसमें हुआ? तो जिम्नोस्पर्म में हुआ। लेकिन सबसे पहले सीड का बिहेवियर किसमें आया है? सीड बिहेवियर सबसे पहले किसमें आया है? तो वो आया आपके टेरिडोफाइटा में। क्या बात समझ में आ रही है? और नेक्स्ट आता है आपका एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म आप देख रहे हो आपके पास जितने भी मॉडर्न प्लांट आपको दिख रहे हैं, जितने भी डेवलप प्लांट दिख रहे हैं, आपके आसपास जितने भी प्लांट दिख रहे हैं, वो सारे कौन होते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म तुम्हारा डेवलप प्लांट होता है जो तुम्हारे आसपास दिख रहा है। इसके अंदर रूट स्टेम लीफ मोस्ट डेवलप है, वैस्कुलर बंडल पूरी तरीके से डेवलप है, फूल इनकी तरफ फूल इनमें पूरी तरह से डेवलप है। इनके पास सीड प्रेजेंट होते हैं, सीड के ऊपर कवरिंग होती है। और ये एंजियोस्पर्म दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसको तुम कहते हो डाइकॉट एंड मोनोकॉट। क्या बात समझ आई बच्चों? इस तरह से ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अपना पहला मेंबर, जिसको कहते हो पहला डिवीजन थैलोफाइटा का पहला मेंबर एल्गी पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। ओके बाय।